प्रश्न, कालीपट्टनम रामाराव की कहानी प्राणधारा पाठबोध और प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। अथवा प्राणधारा कहानी में जहां अम्मा जी सहिष्णु, शांत और नियतिवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, वहां सत्यवती आक्रोशपूर्ण विद्रोही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इस उक्ति पर विचार कीजिए। अथवा क्या यह माना जा सकता है कि प्राणधारा कहानी विरल होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति तथा सामाजिक न्याय के प्रति पाठक को सजग करती है? उत्तर नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97% समुद्र का पानी है, जो प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। 2% जल बर्फ के रूप में उपलब्ध है। शेष बचे 1% से भी कम पीने योग्य पानी है। जनसंख्या बढ़ते जाने के कारण पेयजल का संकट बढ़ रहा है। आबादी बढ़ने से एक तरफ पेयजल में कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ पेयजल प्रदूषित होने की मात्रा बढ़ रही है। बहुत से राज्यों में जल को लेकर विवाद चल रहे हैं। हम सभी को जल के प्रति जागरूक होकर जल का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 2, सामाजिक न्याय के प्रति सजगता। देश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को दूर दूर से या कुओं से पानी खींचना पड़ता है और पानी की ऐसी समस्या होने के कारण कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का विवाह उस इलाके में करना नहीं चाहते। जहां जल की समस्या होती है, वहाँ के लोग सभ्यता संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि सारी बुद्धि, सारा समय और पूरी मेहनत दिन भर पानी जुटाने में ही खर्च हो जाते हैं। बाकी उपलब्धियों, प्रयासों की तरफ दिमाग जाता ही नहीं। रेगिस्तान की आबादी इसका एक उदाहरण है। नंबर 3, अमीर गरीब में जल की दशा। समाज का एक वर्ग जो गरीब है, वह दिन भर पानी जुटाता रहता है या थोड़ी देर के लिए उन सभी के लिए सरकारी नल को खोल दिया जाता है। पानी खत्म न हो जाए या पंक्ति की ठेलम ठेल के कारण उनमें आपस में झगड़े हो जाते हैं और कभी कभी झगड़ा इतना उग्र रूप ले लेता है कि कचहरी तक मामला पहुंच जाता है या जिंदगी भर की रंजिश बन जाती है। समाज का दूसरा अमीर वर्ग है, जिनको पानी लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि एक बटन दबाने से काम हो जाता है। वे फर्श धोने, गाड़ी धोने, बाग बगीचों में व रोज़मर्रा की ज़रूरतों में बिना ज़रूरत के पानी को बर्बाद करते रहते हैं। पानी व्यर्थ बहाना इनको मंजूर है, लेकिन गरीबों को पानी देना इनको पसंद नहीं होता। नंबर 4, अमीरों द्वारा गरीबों को छलना। अक्सर देखा जाता है कि अमीर व्यक्ति अपनी चतुराई से गरीब व्यक्तियों का इस्तेमाल करके खुद का काम निकाल लेता है और गरीब की उपेक्षा कर देता है। ऐसा ही कहानी में होता है। राव साहब आसपास के झोपड़पट्टी वालों को इकट्ठा करके उनके अंगूठे के निशान लेकर म्युनिसिपैलिटी पर दबाव बनाकर अपने बंगले में बिजली पानी की सुविधा कर लेता है, जबकि यहाँ पानी बिजली की सुविधा का प्रस्ताव सभी के लिए था, लेकिन खुद के बंगले में बिजली पानी आने पर झोपड़पट्टी वालों को पानी देने से मना कर देता है। यहाँ कहना पड़ेगा, जिन झोपड़पट्टी वालों के कारण राव साहब के घर में पानी आया, उन्हीं को पानी न देकर कुत्तों से कटवाने की बात करते हैं। इसी को कहते हैं नदी पार करने के बाद नाव जला देना। नंबर 5, गरीब का मजाक बनाना। ज़्यादातर देखने में आता है कि गरीब की बात को कोई महत्व नहीं देता। गरीब का हर जगह मजाक ही बनाया जाता है। गरीब स्त्रियां कितनी ही चरित्रवान रहे, अमीरों की नज़र में वह चरित्रहीन ही होती है। ऐसा है मनुष्य के गुस्से का भी कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। कहानी में बढ़ई की बेटी अम्मा जी राव साहब के बंगले पर पानी लेने जाती है, तब राव साहब की बेटी अपने भाई के साथ अम्मा जी का प्रेम प्रसंग जोड़कर उससे पूछती है, पानी के लिए ही आई हो? मानो वह पानी के लिए नहीं, अपने प्रेमी से मिलने आई हो। राव साहब के घर के सब बच्चे हंसने लग जाते हैं और अम्मा जी अपने गुस्से को बर्दाश्त कर जाती है। नंबर 6, नकारने के अनेक बहाने। यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु न देना चाहे तो वह सीधे सीधे मना करने के बजाय उसके पास अनेक बहाने होते हैं, जैसे आज दया दिखा कर दे दो, कल फिर आ खड़ा होगा। एक को दे दो
और 100 और आ खड़े होंगे। बाद में मना करने पर बुरा बनोगे, इससे अच्छा है शुरू में ही बुरे बन जाओ। एक और बात अक्सर देखने में आती है, आप किसी के घर कोई चीज़ मांगने जाओ तब ऐसा होगा, एक कहेगा ले जाओ, दूसरा कहेगा बाद में आना, एक कहेगा दे दो, दूसरा मना करेगा। ये तो वही कहावत हुई, चूहे की जान जाए बिल्ली को खेल भाई। नंबर 7, संघर्षों का स्वरूप और कार्यकुशलता। गरीब इंसान केवल दबा कुचला ही नहीं होता, वह उग्र रूप धारण करना और अपनी सूझबूझ से काम निकालना भी जानता है। यह बात इस कहानी में दिखाई गई है। जब झोपड़पट्टी की स्त्रियां राव साहब के बंगले पर पानी लेने आती है तो वृद्धा कहती है, जाती हो यहाँ से या कुत्तों से कटवाऊँ। यह बात सुनकर सत्यवती डरने की बजाय आग बबूला हो जाती है और जोश के साथ आगे बढ़कर कहती है, सड़क पर खड़े लोगों को कुत्तों से कटवाओगी? यह मैं भी देखती हूँ। झगड़ा बहुत बढ़ जाने के बाद अपयम्मा जज की भूमिका निभाते हुए, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो माई? यह छोकरियाँ कुछ जानती नहीं इसलिए बड़बड़ कर रही है। इस तरह वृद्धा को शांत कर लेती है। नंबर 8, साधनहीनों की व्यवस्था। गरीब व्यक्ति को कदम कदम पर अपने आत्मसम्मान को दबाकर अपमानजनक परिस्थितियों से समझौता करके चलना पड़ता है। कहानी में तविटमा कहती है, जाने अभी कितने दरवाजे चढ़ने होंगे और कितने लोगों से छी छी सुननी पड़ेगी। असल में धनहीनों का धनवानों की ढोडी पर जाए बगैर काम नहीं चलता। गरीब गेट छोड़ते नहीं, अमीर गेट खोलेंगे नहीं। अमीर मनमर्जी का ठूस ठूस कर खाते हैं, कम उम्र में भी हट्टे कट्टे दिखते हैं, जबकि गरीब को भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा उम्र होने पर भी कम के दिखते हैं। जैसे कहानी में अम्मा जी की आयु 17 या 18 की है, पर देखने में वह 14 या 15 साल की लगती है। गरीब अमीरों के कपड़े पहनकर जिंदगी काटते हैं। नंबर 9, स्त्रियों के प्रति संवेदना की भावना। अधिकांश जगह देखा जाता है कि घरेलू काम स्त्रियां करती है और बाहरी काम पुरुष करते हैं। जब घर में अकेली औरत हो और पास में दूध मुहा बच्चा हो, तब पानी लाने के लिए बच्चे को घर में सोता छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसे चिंता सताती रहती है, बच्चा जग गया तो रोएगा। घर में एक तो पानी की समस्या और दूसरा बिजली भी ना हो, तब पसीने से तरबतर होने के कारण बच्चा नथुने को मुंह में नहीं पकड़ता। तविटमा ने आंचल से मुंह, गर्दन, कंधे और छाती खूब अच्छी तरह पोंछ लिए और रोते हुए बच्चे को दूध पिलाने लगी। बच्चे के मन की बात माँ ही है जो बखूबी से समझ लेती है। नंबर 10, तेलुगु भाषा समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा। तेलुगु भाषा में अता शब्द के 2 अर्थ होते हैं, बुआ और सास। इसी तरह मामा शब्द के भी 2 अर्थ हैं, मामा और ससुर। आंध्र प्रदेश में बुआ के बेटे मामा की बेटी तथा बुआ की लड़की मामा का लड़का आपस में विवाह हो जाता है। कहानी में अम्मा जी मटका सिर पर रखकर वृद्धा को अता कहकर एक कलसा पानी देने की चिरौरी करती है, तब वृद्धा अम्मा जी को ताना देती है, वाह री मेरी रानी वाह, किस गांव का नाता है री मेरी बहू, मेरा कौन बेटा ले आया है तुझे। नंबर 11, कहानी में गांव और शहर। गांव के लोग आजीविका के लिए शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन अपना गांव वे भुलाते नहीं हैं। गाँव में प्रत्येक को एक दूसरे की जाति धर्म के बारे में पता होता है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई नियम बना है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा। गाँव में बगीचा खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। रही बात शहरों की, शहरों में कोई एक दूसरे की जाति को नहीं जानता, वहाँ ओहदे से व्यक्ति को आंका जाता है। शहरों में आलीशान बंगला, गाड़ी, अच्छी नस्ल का कुत्ता घरवालों से पहले अगवानी करता है। बगीचे की क्यारी में शौकिया पौधे लगाए जाते हैं। कहानी में शहरी सत्यवती ग्रामीण तविटमा को शहर के तौर तरीकों पर टिप्पणी करके बताती है। शहर में किसी भी बड़े आदमी की ढोडी पर जाओ, घरवालों से पहले उनके कुत्ते अगवानी करते हैं। हम शहरातियों की यही अगवानी है। नंबर 12, कहानी में नाटकीय तत्व। पात्रों के बीच संवादों के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। कहानी को शुरू करके कथाकार दर्शक बन जाता है और पात्र अपने संवादों, अपनी चर्या प्रतिचर्या, घात प्रतिघात द्वारा घटनाक्रम को आगे बढ़ा ले जाता है। सार्वजनिक नल के पास का दृश्य हो या राव साहब के बंगले के पास चली कशमकश,
दोनों जगह ऐसा ही होता है, इसलिए कहानी में अत्यंत नाट्य के तत्वों का समावेश किया है जो कहानी की रोचकता को बढ़ाता है।